नमस्कार। आज हम लेते हैं रचनावाद उपागम, कॉन्स्ट्रक्टिव अप्रोच। रचनावाद के अनुसार सीखना केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं बल्कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाला स्वयं करके मानसिक रूप से संलग्न करके सीखता है, यानी खुद अपने हाथों से करके सीखता है। वह अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर ज्ञात अनुभवों को नए अनुभवों के साथ जोड़कर स्वयं का ज्ञान एवं समझ विकसित करता है। यानी जो उसने पहले जो सीखा है, पूर्व ज्ञान है, पूर्व अनुभव है, उसको जो अनुभव ज्ञात हैं उन अनुभवों के साथ अपने खुद का ज्ञान और जोड़ता है और अपनी बुद्धि विकसित करता है। इस उपागम में सीखने वाला स्वयं अपने पूर्व प्राप्त अनुभवों के आधार पर समझ विकसित करता है, उस पर चिंतन करता है और अपने ज्ञान को पुनः संगठित करता है। निर्माणवाद मानता है कि ज्ञान व्यक्तिगत होता है जो कि अनुभवों के आधार पर विकसित होता है। परिस्थितियां ज्ञान के निर्माण में सहायक होती हैं और बाधा भी होती है। नए अनुभवों के आधार पर मस्तिष्क ज्ञान का परीक्षण करता है और आवश्यकता होने पर इसमें सुधार भी करता है। यानी जो उसने पहले सीखा है, जो उसका पूर्व ज्ञान है, उसके आधार पर वो पूर्व ज्ञान के आधार पर नया निर्माण करता है और वो रचनावाद कहलाता है। उसके मस्तिष्क में जो पहले का अनुभव है, जो ज्ञान है, उसके आधार पर वो नया ज्ञान, उसके आधार पर जो उसके सामने जो समस्या है उस समस्या पर सोचेगा, विचारेगा और नए ज्ञान का निर्माण करता है। नेक्स्ट है परीक्षा विधि, इंक्वायरी मेथड। परीक्षा का अर्थ है जांच पड़ताल या पूछताछ। इन शब्दों में परीक्षा शब्द ही अधिक उपयुक्त है। जांच पड़ताल कह सकते हैं या पूछताछ कह सकते हैं, और इसमें परीक्षा शब्द उपयुक्त है इसलिए इसको परीक्षा विधि कहा गया है, इंक्वायरी मेथड। यहाँ मानव की प्रगति का मूल कारण जिज्ञासा अर्थात परीक्षा है। यानी मानव में बहुत जिज्ञासा भरी होती है। मानव हर चीज पर सोचता है, विचारता है। वो किसी भी सोच विचार करके उसके अंदर की जिज्ञासा को शांत करता है, और वही परीक्षा है। मानव जाति ने जब से वन छोड़ धरती पर अपना पैर रखा है तभी से अपने चारों ओर के वातावरण को कौतूहल की दृष्टि से देखता है। यानी मानव जब से इस धरती पर आया है तब से ही वह कौतूहल और जिज्ञासु है। वह नई नई खोजें करता है, जिज्ञासा के कारण ही नई नई खोजें करता है। वह आगे आने वाले भविष्य को देखता है। वह ये देखता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आगे क्या करना है, मुझे आज मैं अगर इस जगह हूँ तो मुझे कल को और आगे प्रगति किस प्रकार करनी है। यानी उसके अंदर एक कौतूहल भरा रहता है, हर समय उसके अंदर जिज्ञासा भरी रहती है और वह अपनी प्रकृति के प्रति, अपनी जिज्ञासु प्रकृति के चलते उसे समझने और नियंत्रण करने का प्रयास करता आया है। निश्चित रूप से मानव की जिज्ञासा की शक्ति असीमित है, अर्थात जैसे ही मानव के सामने उसके जिज्ञासु प्रवृत्ति के चलते कोई समस्या आती है वैसे ही मानव की समस्त शारीरिक और मानसिक शक्तियां उस समस्या समाधान के लिए, प्रयास के लिए एकजुट हो जाती हैं। इन्हीं मानव के सामने जब भी कोई समस्या आई, उस समस्या को सुलझाने के लिए उसकी सारी शारीरिक और मानसिक शक्तियां उसने लगा दी हैं और वो समस्या के समाधान करने लगता है। कठिन परिश्रम के उपरांत वह समस्या के समाधान में सफल भी हो जाता है। कई बार वो बहुत बार, ज्यादा बार वो सफल होता है। ठीक है, कोई ऐसी कठिनाई होती है जिसमें वो, लेकिन उसने उसको समस्या को समाधान खोजने की कोशिश हमेशा ही की है। चाहे वो मंगल ग्रह पर जाना हो, चाहे वो चंद्रमा पर जाना हो, या अन्य ग्रह की खोज हो, या धरती पर उनकी कोई समस्या हो, कहीं भी वो समस्या को समाधान करने में वो हमेशा ही लगा रहता है। परीक्षा मानव की एक विशेषता है। मानव अपनी परीक्षा के कारण ही अपने ज्ञान में वृद्धि करता आया है। परीक्षा के कारण ही मानव का अस्तित्व ही इस पृथ्वी तक आज तक विद्वान है। यानी इस परीक्षा के कारण ही मानव विद्वान माना गया है, और परीक्षा का जन्म ही संशय और कौतूहल से होता है। मानव प्राकृतिक शक्तियों को कौतूहल तथा परीक्षा यानी जिज्ञासा की दृष्टि से देखता है। जो भी यहाँ पर प्राकृतिक शक्तियां हैं, जो उसके अलावा शक्तियां हैं इस पृथ्वी पर, उसको एक जिज्ञासा की दृष्टि से देखता है और अपनी जिज्ञासा शांत करने की कोशिश करता है, तथा अपनी इस परीक्षा के कारण ही आज उसने काफी बड़ी सीमा तक प्राकृतिक शक्तियों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया है। हम यहाँ कह सकते हैं कि यदि मानव की परीक्षा की प्रवृत्ति नहीं होती तो वह आज प्राकृतिक शक्तियों के विषय में इतना ज्ञान नहीं रख पाता। परीक्षा अपने किसी भी रूप में सकारात्मक अथवा नकारात्मक हो सकती है। मानव जब अपनी परीक्षा की प्रवृत्ति के चलते अपनी समस्त शक्ति जिज्ञासा के समाधान में लगा देता है तो वह ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। पृथ्वी पर यह क्रम हजारों वर्षों से चलता आया है, तो आगे भी यह क्रम
जब तक जारी रहेगा, जब तक कि मानव का अस्तित्व इस पृथ्वी पर बना रहेगा। यानी वह अपनी जिज्ञासा के कारण वह कौतूहल की दृष्टि से देखता है हर चीज को, और अपने अंदर की जो कौतूहल, अपने अंदर को जो जिज्ञासा है उसको शांत करने की कोशिश करता है, वही परीक्षा कहलाती है। परीक्षा विधि के उपयोग में आने वाले उपकरण, इसके अंतर्गत सभी उपकरण सम्मिलित होते हैं जिसमें कि कोई सूचना प्राप्त हो रही है, इसका प्रारूप प्रश्न तथा कथन का होता है। इसमें निम्नलिखित उपकरण आते हैं। सबसे पहले है प्रश्नावली, यानी व्यक्तियों से सूचना प्राप्त करने के लिए बनाए गए प्रश्नों की क्रमबद्ध सूची को प्रश्नावली कहते हैं। यानी विभिन्न व्यक्तियों से उसको कुछ सूचना प्राप्त करनी होती है उसके कौतूहल शांत करने के लिए, तो वो एक प्रश्नावली बनाता है और वो विभिन्न माध्यम से, आजकल पहले वो डाक से भेजता था, आजकल वो इंटरनेट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से वो प्रश्नावली को भेजता है और वहां से वो भरकर, आजकल जैसे गूगल फॉर्म है वगैरह है, इससे वो प्रश्नावली को भेजता है और डाक द्वारा भी भेजता है, खुद जाकर भी भरवाता है और वो सूचना एकत्र करता है। अनुसूची, गुड और हेड के अनुसार अनुसूची सामान्यतया उन प्रदत्तों के समूह को कहते हैं जो कि साक्षात्कारकर्ता द्वारा दूसरे व्यक्ति के आमने सामने बैठकर पूछे या लिखे जाते हैं। यानी साक्षात्कारकर्ता आमने सामने बैठकर जो पूछता है और फिर वापस वो लिखता है, उन प्रदत्तों के समूह, उन डेटाज को कहते हैं जो आमने सामने, साक्षात्कार की तरह आमने सामने हुआ हो, वो अनुसूची कहलाती है। चिन्हांकन सूची, चेकलिस्ट पदों की एक सूची है। उत्तरदाता के लिए चिन्हित करने के लिए वर्गों के एक समूह के रूप में वह एक प्रकार की प्रश्नावली है। यानी चिन्हांकन, चेकलिस्ट जो उसकी पद सूची है, और उत्तरदाता के लिए वो चिन्ह लगाने होते हैं, और वर्गों के एक समूह के रूप में वह इस प्रकार की प्रश्नावली है। अध्ययन किए जाने वाले तथ्यों की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आलेखन हेतु उसको प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार चेकलिस्ट के पदों के उत्तर निर्णय की वस्तु नहीं, वरन वे तो ये लक्ष्य मात्र होते हैं। इस उपकरण के प्रयोग का प्रमुख लाभ यह है कि निरीक्षणों का आलेखन सुव्यवस्थित और सरल हो जाता है तथा निरीक्षण किए गए तथ्य और कार्य के समस्त महत्वपूर्ण पक्षों के विषय में विचार करने के लिए सामग्री उपलब्ध हो जाती है, इसलिए इस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। निर्धारण मापनी, वाद और अन्य के अनुसार किसी भी परिस्थिति, वस्तु या व्यक्ति के संबंध में मत अथवा निर्णय देने की विधि को निर्धारण मापनी कहते हैं, जिसमें सामान्यतया मत को किसी मूल्य मापक के आधार पर व्यक्त, यानी एक मापक होता है, कोई एक मापक की, यदि जैसे हमने बुद्धि परीक्षण में जैसे देखा कि उसका एक मापक था, कितनी बुद्धि होगी तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, वो एक मापक है, वो एक स्टैंडर्ड। तो यही एक निर्धारण मापनी होती है और उससे वो व्यक्त करते हैं। अभिवृत्ति मापनी, अभिवृत्ति का मापन किया जाता है। मत एवं अभिवृत्ति मापन व वर्णन अनुसंधान का एक रोचक विषय है। यहाँ तक कि व्यक्तियों के व्यक्त मतों के आधार पर तथ्य एकत्रित की जाते हैं, यानी उसके डेटा एकत्रित, उनके व्यक्ति क्या मत देते हैं उस मत के आधार पर डेटा एकत्रित किए जाते हैं। व्यक्तियों एवं जन समूह की किसी तथ्य के प्रति अभिवृत्ति और विचार जानने के लिए जो प्रपत्र प्रयोग किया जाता है वह मतावली या अभिवृत्ति मापनी कहलाता है। नेक्स्ट बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, आगमन और निगमन विधि। ये दोनों विधियां आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी। ये आपके इंक्लूसिव अप्रोच, आगमन उपागम यानी आगमन विधि। आगमन विधि में मनोविज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का विकास सामान्य अनुसार अर्थात स्थूल तथ्यों के आधार पर विशेष नियम या सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं। यूं के अनुसार हम विशिष्ट से सामान्य और स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होते हैं, यानी जो विशिष्ट चीज है वो पहले बताई जाती है, फिर सामान्य चीजों को लिया जाता है, और स्थूल जो चीज है उसको पहले बताया जाता है, फिर सूक्ष्म की ओर। हमने जब शिक्षण के सामान्य नियम जब हमने देखे थे तो हमने विशिष्ट से सामान्य, स्थूल से सूक्ष्म ये नियम का अध्ययन किया था। तो ये जो आगमन उपागम है वो विशिष्ट, सामान्य और स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होते हैं। लेडन के अनुसार जब हम बालकों के सम्मुख बहुत से तथ्य, उदाहरण या वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं और फिर उनसे अपने स्वयं के निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न करते हैं, तब हम शिक्षण की आगमन प्रणाली का प्रयोग करते हैं। यानी हम बालकों के सामने बहुत सारे उदाहरण देते हैं, बहुत सारे तथ्य प्रस्तुत करते हैं, डेटा और बहुत सारे वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं, फिर उनके निष्कर्ष, बालकों के निष्कर्ष क्या होते हैं और उसके बाद वो आगमन प्रणाली कहलाती है।
दूसरी है निगमन विधि। आवश्यक उदाहरण, पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उदाहरण के आधार पर संभावित नियम निकाले जाते हैं और नियमों की सत्यता निर्धारण की जाती है, नियमों की सत्यता की पुष्टि की जाती है। ये चार इसके प्रक्रिया में आते हैं। सबसे पहले आवश्यक उदाहरण प्रस्तुत करना, फिर उदाहरण के आधार पर संभावित नियम निकालना और नियमों की सत्यता निर्धारित करना और नियमों की सत्यता की पुष्टि करना। अध्यापक छात्रों के सम्मुख एक ही प्रकार के विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करता है और पुनः उदाहरणों के आधार पर तुलना और समानता का प्रयोग करके उदाहरणों का निरीक्षण करवाकर निष्कर्ष निकालने का प्रयास करता है। उदाहरण के आधार पर किसी सामान्य नियम का निर्धारण करता है और पुनः अन्य उदाहरणों की सहायता से निकाले गए नियम की कसौटी पर कसता है। इस विधि का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इस विधि में बालक स्वयं खोज द्वारा सीखता है और यह विधि मनोविज्ञान की रोचक और मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि छात्रों में तार्किक दृष्टिकोण उत्पन्न करती है, आत्मविश्वास जागृत करती है। यह विधि नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्साहित करती है। यह निरीक्षण शक्ति का विकास करती है। इस विधि के द्वारा छात्र सरलता से नियम या सिद्धांत का निर्माण कर सकते हैं। इस विधि में छात्र स्वयं प्रयास द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करता है जिससे मानसिक विकास का मार्ग प्रस्तुत होता है। और इस विधि में चूंकि बालक नियम की पुष्टि उदाहरणों द्वारा करता है अतः प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। इसके प्रयोग करने से भावी जीवन में खोज करने की प्रेरणा को जन्म मिलता है। इसे छात्र स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होता है। अतः यह रोचक और सरल विधि है। देखिए इसमें क्या होता है कि आगमन विधि में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत कर लिए, जैसे संज्ञा के बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत कर लिए, राम, हिमालय और भी बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत कर लिए। फिर उनको उन में समानता दिखाई जाती है और फिर उनको बताई जाती है कि संज्ञा क्या होती है। फिर उसके बाद में छात्र उसका जो है वो उसकी विशेषता बताते हैं और फिर उसमें उनको बताया जाता है कि इस प्रकार से संज्ञा किसे कहते हैं। आगमन विधि का महत्व, आगमन विधि निम्नांकित महत्व है। यह विधि स्वयं खोज पर आधारित है और बालक स्वयं खोज करके निष्कर्ष निकालता है तथा सक्रिय भी रहता है। इस विधि में आत्मविश्वास जागृत होता है क्योंकि वह स्वयं हल निकालता है, इसलिए उसमें आत्मविश्वास जागृत होता है। इस विधि में चेतना और जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है। बालक के सामने नवीन समस्या रखी जाती है, वह उसका हल खोजता है या खोजने का प्रयास करता है, इसलिए इस विधि में चेतना और जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है। यह विधि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। छात्र समस्या का हल करने में हमेशा ही क्रियाशील रहते हैं। छात्र द्वारा इस विधि का प्रयोग करने से उनमें मानसिक शक्ति का भी विकास होता है तथा छात्र में सोचने, विचारने, अवलोकन करने और परीक्षण करने तथा निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास होता है। नेक्स्ट है निगमन, डिडक्टिव अप्रोच। ये बिल्कुल आगमन विधि की उल्टी है। पहले यहाँ नियम बता दिया जाता है और उसके बाद में उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। वहां पर पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते थे और उसके बाद में नियम बनाए जाते थे, और यहाँ पर पहले नियम बनाए जाते हैं फिर बाद में उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। निगमन विधि में छात्रों को पहले नियम बता दिया जाता है तत्पश्चात उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। अन्य शब्दों में निगमन विधि में नियम या सिद्धांत की पुष्टि उदाहरणों के माध्यम से की जाती है। यह आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है। शिक्षक बालकों के सामने नियम या सिद्धांत प्रस्तुत कर उन्हें हटा देता है, तत्पश्चात उदाहरणों द्वारा उसकी पुष्टि करता है। अर्थात यह विधि सामान्य नियम से विशेष या सूक्ष्म से स्थूल की ओर इंगित करती है। विभिन्न विद्वानों ने निगमन विधि की परिभाषा इस प्रकार दी है। लेडन के अनुसार निगमन विधि द्वारा शिक्षण में पहले परिभाषा या नियम सिखाया जाता है, तत्पश्चात उसके अर्थ का सावधानी से स्पष्टीकरण किया जाता है और अंत में तथ्यों का प्रयोग करके उसे पूर्णतया स्पष्ट किया जाता है। यानी पहले निगमन विधि में पहले क्या किया जाता है, पहले उसका नियम बनाया जाता है या पहले उसकी परिभाषा दी जाती है और उसके बाद में उसका सावधानी से स्पष्टीकरण करके फिर उसके बाद में उसका तथ्यों का प्रयोग करके उसमें अंत में उस उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं या उदाहरण छात्र खुद देखते हैं। एस के अग्रवाल के मतानुसार इस विधि में शिक्षक बालकों को पहले सामान्य नियम बता देता है और फिर एक उदाहरण लेकर इस नियम की सत्यता सिद्ध करता है। दूसरे शब्दों में सामान्य नियम को विशेष उदाहरणों में प्रयोग किया जाता है या नियम की सत्यता की पुष्टि की जाती है। निगमन विधि के पद इस प्रकार से हैं। सबसे पहले सिद्धांत या नियम की सर्वप्रथम अध्यापक छात्रों को सिद्धांत या नियम बता देता है। पहले यहाँ पर सिद्धांत या नियम बताए जाते हैं, उसके पश्चात सिद्धांत या नियम का उदाहरण देना। छात्रों को बताए गए नियम या सिद्धांत की सत्यता सिद्ध करने के लिए अध्यापक विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करता है और फिर निष्कर्ष निकालना। छात्र उदाहरणों के माध्यम से
निष्कर्ष निकालता है। सत्यापन अंत में उदाहरणों द्वारा निकाले गए जो निष्कर्ष हैं उसकी सहायता से सत्यता का परीक्षण करते हैं। इस विधि के पाठन में छात्र परिश्रम करता है तथा ज्ञान प्राप्ति श्रम के द्वारा होती है। इससे आत्मविश्वास में जागृत होता है। इस विधि में छात्र एवं अध्यापक दोनों की शक्ति का अपव्यय नहीं होता और यह विधि उचित और संक्षिप्त विधि है क्योंकि केवल सूत्र द्वारा ही हल निकाला जा सकता है। सभी विषयों में इस विधि का प्रयोग संभव है। यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए उचित और प्रभावशाली है और यह विधि सामूहिक शिक्षण के लिए भी उपयुक्त है। इस विधि से छात्र में स्वयं की आदत का विकास होता है। अध्यापकों को सुझाव, इन दोनों विधियों के लिए आगमन और निगमन विधि के लिए आगमन विधि के गुण और दोषों को ध्यान में रखते हुए अध्यापकों की विधि का प्रयोग करना है तो निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं। आगमन और निगमन विधियां एक दूसरे की विरोधी नहीं है वरन एक दूसरे की पूरक है। देखिए यहाँ पर एक चीज है, एक दूसरे विरोधी नहीं पूरक। अध्यापक को आगमन विधि पर बल देना चाहिए किंतु जहां पर यह विधि सफल नहीं हो वहां पर निगमन विधि का प्रयोग करना चाहिए। मनोविज्ञान को रुचिकर, उपयोगी और व्यवहारिक बनाने के लिए यथासंभव आगमन विधि को काम में लाया जाना चाहिए और पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में आगमन विधि को आधार बनाया जाए जिससे कक्षा अध्यापन में सहायता मिल सके और विद्यार्थी स्वाध्याय द्वारा लाभ उठा सके। आगमन विधि से सिद्धांत, नियम, सूत्र और संबंध आदि ज्ञात किए जाते हैं तथा निगमन विधि से संबंधित उप नियम की समस्याओं को हल किया जाता है। जो ज्ञान छात्र स्वयं प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा तथ्यों से प्राप्त किया करते हैं वह उसके लिए सदैव उपयोगी बना रहता है और निगमन विधि को पूर्ण रूप से त्यागा नहीं जा सकता। इस विधि का भी स्थलों पर प्रयोग किया जाए जहां आगमन विधि का प्रयोग संभव नहीं है। प्रत्येक उप नियम के अनेक प्रत्यक्ष उदाहरण एकत्रित कर आगमन विधि का सफलता से प्रयोग किया जा सकता है और अध्यापक स्वयं विषय सामग्री की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही विधि के चयन के बारे में निर्णय करे। यानी कहां पर कौन सी विधि, आगमन विधि से पढ़ाना है या निगमन विधि से, तो अध्यापक उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर यह निर्णय कर सकता है और उच्च कक्षाओं में निगमन विधि का उपयोग किया जाता है किंतु विषय सामग्री के सूक्ष्म और कठिन स्थलों का अध्यापन जहां तक संभव हो आगमन विधि द्वारा ही किया जाए। निगमन विधि का महत्व, मनोविज्ञान शिक्षण में निगमन विधि का महत्व भी इस प्रकार से है। यह विधि अल्प आयु के बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी है और इस विधि की खोज की क्रिया लंबी है। इसमें छात्र पाठ रट नहीं पाते और इस विधि में कम समय में अधिक सीखा जा सकता है, अतः यह विधि उपयोगी है। यह विधि स्मरण शक्ति को बढ़ाती है क्योंकि इसमें प्रश्न याद रखना पड़ता है और इस विधि में बालक एवं अध्यापक दोनों ही सक्रिय रहते हैं। मनोविज्ञान शिक्षण में परिस्थिति विशेष को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। उनमें से मनोविज्ञान के नियमों के संबंध में शिक्षण के समय आगमन तथा निगमन विधियों का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों से आगमन और निगमन विधियों की तुलना करवाना, यानी आगमन और निगमन विधि में तुलना क्या है। आगमन विधि, इस विधि में उदाहरणों के माध्यम से नए नियम और सिद्धांत निकाले जाते हैं और निगमन विधि में नियम और सिद्धांत पूर्व में बता दिए जाते हैं और फिर उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। और इस विधि आगमन विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, जबकि निगमन विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर प्रस्तुत किए जाते हैं। और आगमन विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं जबकि निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होते हैं। और इस विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी आगमन विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर अग्रसर होते हैं और निगमन विधि में सूक्ष्म से स्थूल की ओर अग्रसर होते हैं। थैंक यू।